किस्से गलियारों के पेश करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा उपन्यास चोखर बाली। इसके 4 भाग आप सुन चुके हैं, अब 5वां। अचकन का बटन नदारत है। आशा झटपट कोई तरकीब नहीं निकाल पाती कि विनोदनी आकर अचकन उसके हाथ से झपट लेती और बात ही बात में सी देती। एक दिन महेंद्र की परसी हुई थाली बिल्ली ने झूठी कर दी। आशा परेशान। देखते ही देखते विनोदनी ने रसोई से जाने क्या क्या लाकर काम चला दिया। आशा दंग रह गई। अपने खाने पहनने, काम और आराम में, हर बात में तरह तरह से महेंद्र को विनोदनी के सेवा स्पर्श का अनुभव होने लगा। विनोदनी के बनाए रेशमी जूते उसके पांवों में पड़े। विनोदनी का बुना रेशमी गुलबंद गले में एक पति के पास जाती। उसमें कुछ तो होता आशा का अपना और कुछ किसी और का। अपनी वेशभूषा के रूप और आनंद में वो अपनी सखी से मानो गंगा जमुना सी मिल गई है। बिहारी की अब वो कद्र न रही थी, उसकी बुलाहट नहीं होती। उसने महेंद्र को लिख भेजा, कल इतवार है, दोपहर को आकर मैं माँ के हाथ का बना भोजन खाऊंगा। महेंद्र ने देखा, ये तो इतवार ही गोबर हो जाएगा। उसने जल्दी से लिख भेजा, इतवार को कुछ जरूरी काम से मुझे बाहर जाना पड़ेगा। फिर भी भोजन कर चुकने के बाद बिहारी खोज खबर के लिए महेंद्र के यहाँ आया। नौकर से पता चला महेंद्र कहीं बाहर नहीं गया है। महेंद्र भैया कहकर उसने सीढ़ी से आवाज दी और कमरे में दाखिल हुआ। महेंद्र बड़ा अप्रतिभ हो गया। सिर में बेहिसाब दर्द है कहकर उसने तकिए का सहारा लिया। ये सुनकर और महेंद्र के चेहरे का हाव भाव देखकर आशा तो अचकचा गई। उसने विनोदनी की तरफ इस आशय से ताका कि क्या करना चाहिए। विनोदनी खूब समझ रही थी मामला संगीन नहीं है, फिर भी घबरा कर बोली, बड़ी देर से बैठे हो, थोड़ी देर लेट जाओ, मैं यूडिकोलोन ले आती हूँ। महेंद्र बोला, रहने दो, उसकी ज़रूरत नहीं। विनोदनी ने उस पर ध्यान न दिया। वो जल्दी से बर्फ मिले पानी में यूडिकोलोन डालकर ले आई। आशा को गीला रूमाल देती हुई बोली, उनके सर पर बांधो। महेंद्र बार बार कहने लगा, अरे छोड़ो छोड़ो। बिहारी हंसी रोक कर चुपचाप ये नाटक देखता रहा। मन में गर्व करते हुए महेंद्र ने कहा, कमबख्त, बिहारी देखे कि मेरी कितनी इज्जत होती है। बिहारी खड़ा था। लाज से कांपते हाथों से आशा ठीक से पट्टी न बांध पाई। लुढ़क कर यूडिकोलोन की एक बूंद महेंद्र की आंख में गिर गई। विनोदनी ने आशा से रूमाल लेकर अपने कुशल हाथों से ठीक से बांध दिया। सफ़ेद कपड़े के दूसरे टुकड़े को यूडिकोलोन में भिगोकर धीमे धीमे पट्टी पर निचोड़ने लगी। आशा घूंघट काढ़े पंखा झलती रही। स्निग्ध स्वर में विनोदनी ने पूछा, महेंद्र बाबू, आराम मिल रहा है? आवाज में इस तरह शहद घोलकर विनोदनी ने तेज कनखियों से बिहारी को देख लिया। देखा कौतुक से बिहारी की आंखें हंस रही हैं। उसको ये सब कुछ प्रहसन सा लगा। विनोदनी समझ गई, इस आदमी को ठगना आसान नहीं, इसकी पैनी निगाह से कुछ नहीं बच सकता। बिहारी ने हंसकर कहा, विनोदनी भाभी, ऐसी तीमारदारी से बीमार जाने की नहीं और बढ़ जाएगी। विनोदनी, मैं मूर्ख स्त्री, मुझे इसका क्या पता, आपके चिकित्सा शास्त्र में ऐसा ही लिखा है, क्यों? बिहारी, लिखा तो है ही। सेवा देखकर अपना भी माथा दुखने लगा, लेकिन फूटे कपाल को चिकित्सा के बिना ही चंगा हो जाना पड़ता है। महेंद्र भैया का कपाल जोरदार है। विनोदनी ने कपड़े का ओझा टुकड़ा रख दिया। कहा, न, हमें क्या पड़ी, दोस्त का इलाज दोस्त ही करे। बिहारी ने सोचा, दूर दूर रहने से अब काम नहीं चलने का, चाहे जैसे हो, इसके बीच अपने लिए भी जगह बनानी पड़ेगी। इनमें से किसी को ये पसंद तो न होगा, लेकिन फिर भी मुझे रहना पड़ेगा। बुलावे या स्वागत की अपेक्षा किए बिना ही बिहारी महेंद्र के व्यूह में दाखिल होने लगा। उसने विनोदनी से कहा, विनोद भाभी, इस शख्स को इसकी माँ ने बर्बाद किया, इसकी बीबी बर्बाद कर रही है।
तुम भी उस जमात में शामिल न होकर इसे कोई नई राह सुझाओ। महेंद्र ने पूछा, यानी? बिहारी, यानी मेरे जैसा आदमी जिसे कभी कोई नहीं पूछता। महेंद्र, उसको बर्बाद करो। बर्बाद होने की उम्मीदवारी इतनी आसान नहीं बच्चू कि दरख्वास्त दे दी और मंजूर हो गई। विनोदनी हंसकर बोली, बर्बाद होने का दम होना चाहिए बिहारी बाबू। बिहारी ने कहा, अपने आप में वह खूबी न भी हो तो पराए हाथ से आ सकती है। एक बार देख ही लो पनाह देकर। विनोदनी, यूं तैयार होकर आने से कुछ नहीं होता, लापरवाह रहना होता है। क्या ख्याल है भाई चोखर बाली, अपने इस देवर का भार तुम ही उठाओ ना। आशा ने 2 उंगलियों से उसे ढेल दिया। बिहारी ने भी इस दिल्लगी में साथ न दिया। विनोदनी से यह छिपा न रहा कि बिहारी को आशा से मजाक करना पसंद नहीं। वो आशा पर श्रद्धा रखता है और विनोदनी को उल्लू बनाना चाहता है। ये बात उसे चुभी। उसने आशा से फिर कहा, तुम्हारा ये भिखारी देवर मुझे इंगित करके तुमसे ही दुलार की भीख मांगने आया है, कुछ दे दो ना बहन। आशा बहुत ही खींच उठी। जरा देर के लिए बिहारी का चेहरा तमतमा उठा। दूसरे ही दम वो हंसकर बोला, दूसरे पर यूं टाल देना ठीक नहीं है। विनोदनी समझ गई कि बिहारी सब बंटा धार करके आया है। इसके सामने हथियार बंद रहना जरूरी है। महेंद्र भी आजिज आ गया। बोला, बिहारी, तुम्हारे महेंद्र भैया किसी व्यापार में नहीं पड़ते, जो पास है उसी से वे खुश हैं। बिहारी, खुद ना पढ़ना चाहते हों चाहें, मगर किस्मत में लिखा होता है तो व्यापार की लहर बाहर से भी आ सकती है। विनोदनी, बहरहाल आपका तो हाथ खाली है, फिर आपकी लहर किधर से आती है। और व्यंग की हंसी हंसकर उसने आशा को दबाया। आशा कुड़कर चली गई। बिहारी मुंह की खाकर गुस्से में भी चुप रहा। वो जाने को तैयार हुआ तो विनोदनी बोल उठी, हताश होकर न जाइए बिहारी बाबू, मैं चोखरबाली को भेज देती हूँ। विनोदनी के उठने से बैठक टूट गई। इससे महेंद्र मन ही मन नाराज हुआ। महेंद्र की नाराज शक्ल देखकर बिहारी का आवेग उमड़ पड़ा। बोला, महेंद्र भैया, अपना सत्यानाश करना चाहते हो? करो, ऐसी तुम्हारी आदत ही रही है। लेकिन जो सरल हृदय की साध्वी तुम्हारा विश्वास करके पनाह में है, उसका सत्यानाश तो न करो। अब भी कहता हूं, ऐसा न करो। कहते कहते बिहारी का गला रुंध गया। दबे क्रोध से महेंद्र ने कहा, बिहारी, तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। वो ओझल रहने दो, साफ साफ कहो। बिहारी ने कहा, मैं 2 टूक ही कहूंगा। विनोदनी तुम्हें जानबूझकर पाप की ओर खींच रही है और तुम बिना समझे कदम बढ़ा रहे हो। महेंद्र गरज उठा, सरासर झूठ है। तुम अगर भले घर की बहू बेटी को गलत शुभ की नजर से देखते हो तो तुम्हारा घर के अंदर आना ठीक नहीं। इतने में विनोदनी एक थाली में मिठाइयां लेकर आई और बिहारी के सामने रखी। बिहारी बोला, अरे ये क्या, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। विनोदनी बोली, ऐसी क्या बात, मुंह मीठा करके ही जाना होगा। बिहारी बोला, मेरी दरख्वास्त मंजूर हुई शायद, आदर सत्कार शुरू हो गया। विनोदनी होंठ दबाकर हंसी। कहा, आप जब देवर ठहरे, रिश्ते का जोर तो है। जहां दाव कर सकते हैं वहां भीख क्या मांगना। आदर तो आप छीन कर ले सकते हैं। आप क्या कहते हैं महेंद्र बाबू? महेंद्र बाबू ने कोई टिप्पणी नहीं की। विनोदनी, बिहारी बाबू, आप शर्म से नहीं खा रहे हैं या नाराजगी से? किसी और को बुलाना पड़ेगा। बिहारी, नहीं, जरूरत नहीं, जो मिला है काफी है। विनोदनी, मजाक, आपसे तो पार पाना मुश्किल है। मिठाई से भी मुंह बंद नहीं होता। रात को आशा ने महेंद्र से बिहारी की शिकायत की। महेंद्र और दिन की तरह हंसकर टाल नहीं गया, बल्कि उसने साथ दिया। सुबह ही महेंद्र बिहारी के घर गया। बोला, बिहारी, लाख हो, विनोदनी आखिर अपने घर की तो नहीं है। तुम सामने होते हो तो उसे कैसे झिड़क होती है। बिहारी ने कहा, अच्छा, तब तो ये ठीक नहीं।
उन्हें अगर ऐतराज है तो मैं सामने न जाऊंगा। महेंद्र निश्चिंत हुआ। ये अप्रिय काम इस आसानी से बन जाएगा वो सोच भी न सका था। बिहारी से वो डरता था। वो उसी दिन महेंद्र के घर गया। बोला, विनोद भाभी, मुझे माफ़ कर दो। विनोदनी, कैसी माफ़ी? बिहारी, महेंद्र से मालूम हुआ मैं यहाँ आकर सामने होता हूँ, इसलिए आप नाराज हैं, इसलिए मैं माफ़ी मांग कर रुखसत हो जाऊँगा। विनोदनी, ऐसा भी होता है भला? मैं तो आज हूँ, कल नहीं रहूँगी। मेरी वजह से आप क्यों रुखसत होंगे? इतना झमेला होगा ये जानती होती तो मैं यहाँ ना आती। कहकर विनोदनी मुंह मलिन किए बिना आंसू छिपाने को तेजी से चली गई। बिहारी के मन में आया, झूठे संदेह पर मैंने नाहक ही विनोदनी के मन को चोट पहुंचाई है। उस दिन मानो मुश्किल में पड़ी राजलक्ष्मी महेंद्र के पास जाकर बोली, महेंद्र, विपिन की बहू घर जाने के लिए उतावली हो रही है। महेंद्र ने पूछा, क्यों, यहाँ उन्हें कोई तकलीफ है? राजलक्ष्मी, तकलीफ नहीं, वो कहती है मुझ जैसी विधवा ज्यादा दिन दूसरे के घर रहेगी तो लोग निंदा करेंगे। महेंद्र क्षुब्ध होकर बोला, तो ये पराया घर है? बिहारी बैठा था। महेंद्र ने उसे खींची निगाह से देखा। बिहारी ने सोचा था, कल मैंने जो कुछ कहा उसमें निंदा का आभास था, शायद उसी से विनोदनी का जी दुखा। पति पत्नी दोनों विनोदनी से रूठे रहे। ये बोली, हमें पराया समझती हो बहन? वे बोले, इतने दिनों से हम पराया हो गए? विनोदनी ने कहा, हमें क्या तुम आजीवन पकड़े रहोगी? महेंद्र बोला, ऐसी जुर्रत कहाँ? आशा बोली, फिर ऐसे क्यों हमारे जी को चुराया तुमने? उस दिन कुछ भी तय न हो सका। विनोदनी बोली, नहीं बहन, बेकार है, 2 दिनों के लिए ममता न बढ़ाना ही ठीक है। कहकर अकुलाई हुई आंखों से उसने एक बार महेंद्र को देखा। दूसरे दिन बिहारी ने आकर कहा, विनोद भाभी, ये जाने की जिद क्यों? कोई कसूर किया है, उसी की सजा। मुंह फेर कर विनोदनी बोली, कसूर आप क्यों करने लगे? कसूर है मेरी तकदीर का। बिहारी, आप अगर चली जाएं तो मुझे यही लगता रहेगा कि मुझी से नाराज होकर चली गई हैं आप। करुण आंखों से विनती जाहिर करती हुई विनोदनी ने बिहारी की ओर ताका। कहा, आप ही कहिए ना, मेरा रहना उचित है। बिहारी मुश्किल में पड़ गया। रहना उचित है, ये बात वो कैसे कहे? बोला, ठीक है, आपको जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन 2-4 दिन रुक कर जाएं तो क्या हर्ज है? अपनी दोनों आंखें झुकाकर विनोदनी ने कहा, आप सब लोग रहने का आग्रह कर रहे हैं। आप लोगों की बात टालकर जाना मेरे लिए मुश्किल है, मगर आप लोग गलती कर रहे हैं। कहते कहते उसकी बड़ी बड़ी पलकों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें तेजी से ढुलकने लगीं। बिहारी इन मौन आंसुओं से व्याकुल होकर बोल उठा, महज इन कुछ दिनों में ही आपने सबके मोह लिया है, इसी से आपको कोई छोड़ना नहीं चाहता, अन्यथा न सोचें विनोद भाभी, ऐसी लक्ष्मी को चाहकर विदा भी कौन करेगा। आशा घूंघट काढ़े एक कोने में बैठी थी। घूंघट सरकाकर वो रह रहकर आंखें पोंछने लगी। आइंदा विनोदनी ने जाने की बात न चलाई। बीच में ये जो झमेला खड़ा हुआ उसे एक बारगी चुका देने की नीयत से महेंद्र ने प्रस्ताव रखा कि अगले इतवार को दमदम के बगीचे में पिकनिक कर आएं। आशा बहुत खुश हो गई, लेकिन विनोदनी राजी न हुई। उसके तैयार न होने से आशा और महेंद्र मायूस हो गए। उन्हें लगा इन दिनों विनोदनी न जाने क्यों दूर हट जाना चाहती है। तीसरे पहर बिहारी आया। विनोदनी बोली, जरा देखिए तो बिहारी बाबू, महेंद्र बाबू दमदम जा रहे हैं पिकनिक के लिए। मैं नहीं जाना चाहती, तो सुबह से दोनों मुझसे रूठे हैं। बिहारी बोला, नाराज होना उनका बेजा नहीं, आप साथ न गईं तो इनकी जो पिकनिक होगी, ईश्वर करे 7वें दुश्मन की भी वैसी ना हो। विनोदनी, फिर आप भी चलिए ना, आप चलें तो मैं भी चलूंगी। बिहारी, ठीक तो है, मगर बात यूं है कि कर्म दरअसल कर्ता की इच्छा पर होता है। बाबू की क्या राय है?
बिहारी के प्रति इस पक्षपात से मालिक और मालकिन दोनों ही भीतर भीतर कुढ़ गए। बिहारी को साथ ले चलने की बात से महेंद्र का आधा उत्साह जाता रहा। वो बिहारी को हर तरह से ये जता देने को आतुर था कि उसकी मौजूदगी विनोदनी को कभी पसंद नहीं, लेकिन अब तो उसे छोड़ जाना असंभव होगा। महेंद्र ने कहा, बेजा क्या है, अच्छा ही तो है। लेकिन बिहारी, तुम्हारा खास ऐब है कि जहां जाते हो वहां कोई ना कोई हंगामा मचाने से बाज नहीं आते। या तो वहां आसपास के बच्चों की जमात जुटा लोगे या फिर गोरों से मारपीट की नौबत। क्या कर बैठोगे क्या पता। बिहारी महेंद्र की अनिच्छा को समझ गया। मन ही मन हंसा, बोला, दुनिया में यही तो मजा है, क्या से क्या हो जाए, कहाँ कौन सा फसाद खड़ा हो जाए, पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो विनोद भाभी, तड़के ही चल देना पड़ेगा, मैं समय से हाजिर हो जाऊंगा। सामान और नौकरों के लिए एक थर्ड क्लास और उन लोगों के लिए एक सेकंड क्लास की बग्गी लाई गई। खासा बड़ा एक पैक बक्स के लिए बिहारी ठीक समय पर हाजिर हो गया। महेंद्र ने कहा, अरे ये फिर क्या उठा लाए, नौकरों वाली गाड़ी में तो अब ये आएगा नहीं। बिहारी बोला, आप परेशान न हो, मैं ठीक किए देता हूँ। विनोदनी ने आशा गाड़ी पर सवार हुए। बिहारी क्या करे, महेंद्र जरा आगा पीछा करने लगा। बिहारी ने अपना सामान गाड़ी के ऊपर पटका और आप कोच बक्स पर जा बैठा। महेंद्र के जी में आया। वो सोच रहा था, जाने बिहारी अंदर ही बैठ जाएगा कि क्या करेगा। विनोदनी ने परेशान होकर पूछा, गिर तो नहीं पड़ेंगे बिहारी बाबू। बिहारी बोल उठा, आप फिक्र न करें, गिरना या बेहोश हो जाने की भूमिका नहीं। जैसे ही गाड़ी खिसकी, महेंद्र ने कहा, न हो तो मैं ही ऊपर आ जाता हूं, बिहारी अंदर आ जाए। आशा ने जल्दी से उसकी चादर खींची, कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकते। विनोदनी बोली, आपको आदत नहीं, क्या पता गिर फिर पड़े। जोश में आकर महेंद्र ने कहा, गिर पड़ूंगा, हरगिज नहीं। और वो गाड़ी से बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा। विनोदनी, तोहमत आप बिहारी बाबू पर लगाते हैं, मगर हंगामा मचाने में बेजोड़ तो आप ही हैं। महेंद्र ने जरा मुंह लटका कर कहा, अच्छा एक काम करें, मैं एक और गाड़ी लेकर चलता हूँ, बिहारी यहाँ आ जाए। आशा ने कहा, तो मैं तुम्हारे ही साथ चलूंगी। विनोदनी बोली, और मैं तब गाड़ी से कूद पड़ूं। होते होते झंझट आखिर निपट गया। रास्ते भर महेंद्र बड़ा गंभीर रहा। गाड़ी दमदम के बगीचे में पहुंच गई। नौकरों वाली गाड़ी बहुत पहले ही रवाना हुई थी, लेकिन अभी तक उसका पता न था। शरद का सवेरा बड़ा ही सुहाना, धूप निकल आई थी, ओस की बूंदें सूख चुकी थीं, पर निर्मल प्रकाश से पौधे पेड़ झिलमिला रहे थे। दीवार से लगी हर सिंगार की कतार थी, नीचे फूल बिछ गए थे, महम खुशबू। कलकत्ता की ईंट की ऊंची दीवार के घेरे से बाहर आकर आशा वन की हिरनी सी उमग उठी। विनोदनी के साथ उसने ढेरों फूल बीने, पेड़ के शरीफे तोड़े और नीचे बैठकर खाए। दोनों सखियों ने पोखर में देर तक स्नान किया। एक निरर्थक आनंद से इन दो नारियों ने पेड़ों की छाया और छिटकी किरणों, पोखर के पानी और कुंजों के फूल पत्तों को पुलकित से चेतन कर दिया। दोनों सखियां नहा आईं। देखा, नौकरों वाली गाड़ी अब भी नदारद है। महेंद्र बंगले के बरामदे में बिछी एक चौकी पर बैठा बैठा उदास होकर एक विलायती इश्तिहार पढ़ रहा था। विनोदनी ने पूछा, और बिहारी बाबू? संक्षेप में महेंद्र बोला, पता नहीं। विनोदनी, चलिए उन्हें ढूंढें। महेंद्र, आखिर उन्हें कोई चुरा कर तो नहीं ले जाएगा, ढूंढे बिना भी मिल जाएंगे। विनोदनी, मगर हो सकता है आपकी फिक्र से वो बेहाल हो रहे हों, चलकर उन्हें दिलासा ही दे आएं। तालाब के किनारे बंधा हुआ विशाल बरगद था। उसी के चौंतरे पर बिहारी अपना पैक बक्स खोलकर मिट्टी के तेल का चूल्हा जलाकर पानी गर्म कर रहा था। जैसे ही लोग पहुंचे, उससे सबको चौंतरे पर बिठाकर एक एक प्याला गर्म चाय और तस्तरी में दो एक मिठाइयाँ देकर उनकी खातिर की। विनोदनी बार बार कहने लगी,
गनीमत है कि बिहारी बाबू सारा सरंजाम साथ ले जाए हैं, वरना चाय न मिलती तो क्या हाल होता महेंद्र बाबू का। चाय मिली तो महेंद्र जी उठा, फिर भी बोला, ये सब बिहारी की जाति है। आए हैं हजरत पिकनिक को और यहाँ भी बदस्तूर सारा इंतजाम उठा लाए हैं, इससे मजा नहीं रहता। तपी दोपहरी की हवा पत्तों में मरमराहट लाकर बहती रही। तालाब के बांध पर जामुन की डालों पर कोयल रह रहकर कूकती रही। विनोदनी अपने बचपन के किस्से सुनाने लगी। माँ बाप की बात, छुटपन की, सखी सहेलियों की चर्चा। अचानक उसके माथे पर पल्ला खिसक गया। विनोदनी की आंखों में कौतुक का जो तीखा कटाक्ष देख पैनी निगाहों वाले बिहारी के मन में आज तक तरह तरह की शंकाएं उठती रही थीं। वो श्याम चमक जब एक शांत सजल रेखा से मंद पड़ गई तो बिहारी ने मानो और ही नारी को देखा। लजीली सती की नाई विनोदनी एकांत भक्ति से पति की सेवा कर रही है। मंगलमयी माता के समान संतान को अपनी गोद में लिए हुए है। पहले ये छवि क्षण भर के लिए कभी भी बिहारी के मन में न आई। आज मानो जरा देर के लिए रंगमंच का पर्दा उठ गया और अंदर का एक मंगल दृश्य उसे दिखाई दिया। बिहारी ने सोचा, विनोदनी बाहर से विलासिनी युवती तो है, पर उसके अंतर्मन में पूजा निरत एक नारी तपस्या में लीन है। एक लंबी सांस तोड़कर बिहारी ने मन ही मन कहा, सही सही अपने को मनुष्य आप भी नहीं जानता, अंतर्यामी ही जानते हैं। परिस्थितिवश जो रूप बाहर बन जाता है, दुनिया उसी को सच समझती है। बिहारी ने बातों के सिलसिले को टूटने न दिया, प्रश्नों से उसे जगाए रखा। आज सुबह ही जगने के जुल्म से थके हुए महेंद्र की नींद 5 बजे खुली। आजीजी से बोला, अब चल देना चाहिए। विनोदनी ने कहा, थोड़ी देर और रुकें तो। सामान सहेजने में अंधेरा हो गया। नौकरों ने इतने में खबर दी कि किराए की गाड़ी न जाने कहाँ गायब है। ढूंढे न मिली। गाड़ी बगीचे के बाहर खड़ी थी। 2 गोरे जबरदस्ती उसे लेकर स्टेशन चल दिए। दूसरी गाड़ी ठीक करने के लिए नौकर भेजा गया। कुड़ा हुआ महेंद्र बार बार मन में कहने लगा, आज का दिन मुफ्त में बर्बाद हो गया। ऐसी नौबत आ गई कि अपनी अधीरता वो छुपा न सका। औजरिया का चांद धीरे धीरे झुरमुटों की ओर से खुले आकाश में आया। सुनसान अकंप बगीचा छां जोत से झिलमिल उठा। इस माया मंडित धरती पर आज विनोदनी ने अपने को न जाने किस रूप में अनुभव किया। उसने जब तरु विधिका में आशा को जकड़ लिया तो उसमें प्रणय की बनावट जरा भी न थी। आशा ने देखा विनोदनी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आशा ने पीड़ित होकर पूछा, भाई चोखर बाली, तुम रो क्यों रही हो? विनोदनी बोली, कुछ नहीं बहन, सब ठीक है। आज का दिन मुझे बड़ा भला लगा। आशा ने पूछा, किस बात से इतना भला लगा? विनोदनी बोली, मुझे लगता है मानो मैं मर गई हूँ, मानो परलोक में आई हूँ। यहाँ मानो मुझे मेरा सर्व सुख मिल गया है। अचरज पड़ी आशा ये सब कुछ न समझ सकी। मौत की बात सुनकर दुखी होकर बोली, छी, ऐसा नहीं कहते बहन। गाड़ी मिली। बिहारी फिर कोच बक्स पर जा बैठा। विनोदनी चुपचाप ही बाहर की तरफ देखती रही। चांदनी में अवाक पेड़ों की पांत दौड़ते हुए घने छाया प्रवाह की उसकी तरह आंखों से होकर गुजरने लगे। आशा गाड़ी के एक कोने में सो गई और महेंद्र सारी राह उदास बैठा रहा। पिकनिक के दिन जो वाकया गुजरा, उसके बाद फिर महेंद्र ने विनोदनी को अपनाने की चाहत बढ़ने लगी। लेकिन दूसरे ही दिन राजलक्ष्मी को फ्लू हो गया। बीमारी कुछ खास न थी, फिर भी उन्हें तकलीफ और कमजोरी काफ़ी थी। विनोदनी रात दिन उनकी सेवा में लगी रहती। महेंद्र बोला, माँ के सेवा जतन में यों दिन रात एक करोगी तो तुम ही बीमार पड़ जाओगी। बिहारी ने कहा, आप नाहक परेशान हैं भैया, ये सेवा कर रही हैं, करने दो, दूसरा कोई ऐसी सेवा थोड़े ही करेगा। महेंद्र बार बार मरीज के कमरे में आने जाने लगा। एक आदमी काम कुछ नहीं करता, लेकिन घर घड़ी पीछे लगा फिरता है। ये बात विनोदनी को अच्छी न लगी।